हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी लर्न टॉप सीरीज़ में पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब प्रोटेक्शन की कौन सी एक असेंशियल क्वालिटी नहीं है, मतलब कौन सी आवश्यक नहीं है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है कि कॉस्ट कंट्रोल, सेकेंड है आपका फास्ट ऑपरेशन, थर्ड है रिलायबिलिटी और फोर्थ है आपका स्टेबिलिटी। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे प्रोटेक्शन कोई भी आपका सिस्टम है तो उसके लिए आपकी असेंशियल क्वालिटी क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर यहीं पर मेंशन कर देता हूँ मैं आपको कि इसकी क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिटी, असेंशियल क्वालिटी, ठीक है। असेंशियल क्वालिटी हमारी क्या क्या होनी चाहिए। तो असेंशियल क्वालिटी हमारी होनी चाहिए सबसे पहला कि ये इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब रिलायबल होना चाहिए हमारा सिस्टम। रिलायबिलिटी शुड बी हाई। तो पहली चीज़ हमारी क्या होती है असेंशियलिटी में, वो होती है आपकी रिलायबिलिटी। सेकंड होता है हमारी सेलेक्टिविटी, ठीक है, सेलेक्टिविटी। थर्ड क्या चीज़ आती है हमारी, थर्ड आती है हमारी कितना फास्ट है हमारा सिस्टम की फास्टनेस कितनी है, ठीक है, फास्ट लिख दिया मैंने। और फोर्थ है आपका डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको डिस्क्रिमिनेट कर सके कि आपका ओवर करंट है या फिर फॉल्ट आया है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेशन इसमें एक असेंशियल क्वालिटी होती है। इसके अलावा इसकी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी शुड बी हाई। सेंसिटिविटी, ये हमारी सेंसिटिविटी है। उसके अलावा ये हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी इसकी हाई होनी चाहिए, स्टेबिलिटी शुड बी हाई। और सातवीं चीज़ है और लास्ट है जो है आपका, ये सिंपल होना चाहिए, मतलब ये सिंप्लिसिटी इसमें मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा कॉम्प्लेक्स ना हो कि हमें समझ ही ना आए, ठीक है। तो ये इसके साथ इसके जो आपके असेंशियल क्वालिटी है वो मैंने लिख दी है। तो देखिए, फास्ट ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल का आपका प्रोटेक्शन के असेंशियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। बाकी इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपकी ये रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी होती है हमारी एक क्वांटिटी मेजर टर्म है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर टर्म है जो आपका एक्सप्रेस क्या करता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, ठीक है। ये एक्सप्रेस होता है आपका एक्सप्रेस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, सिस्टम के फेल होने के कितने चांसेस है उसको ये बताता है रिलायबिलिटी। अगर हमारी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारा सिस्टम कम फेलियर होगा, मतलब इसमें आपके फॉल्ट आने के टाइम में भी ये आपका सिंक्रोनिज्म से बाहर नहीं जाएगा। देखिए, सिलेक्टिविटी क्या होती है कि हमारा सिस्टम सिर्फ उसी पार्ट को आपको सेलेक्ट करे जिसमें फॉल्ट है और बाकी पार्ट को रिमेन्स आपको इंटैक्ट कर रहे। जैसे आपका एक पावर सिस्टम नेटवर्क है ये, ठीक है, इसमें माना यहाँ से 1, 2 और 3 लाइन जा रही है। माना इस पहली वाली लाइन में फॉल्ट आ रखा है, यहाँ पर इधर पर फॉल्ट आ रखा है, तो हमारा सिस्टम ऐसे सेलेक्ट करे कि सिर्फ इसी लाइन के आपके सर्किट ब्रेकर ऑन हो, ठीक है, मतलब यहाँ के सर्किट ब्रेकर ऑन हो और बाकी ये जो ये क्लोज हो जाए, मतलब ये वाली सर्किट आगे जाके आइसोलेट हो जाए। बाकी यहाँ से रिमेनिंग 2 लाइन से आपका कंटिन्यूसली लोड में आपका पावर का फ्लो हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी सिलेक्टिविटी, मतलब क्या हमारी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जिसमें आपका ये फॉल्टी एलिमेंट को ही आपका आइसोलेट करे और बाकी रिमेनिंग जो हेल्दी का आपके सेक्शन है आपका पावर सिस्टम का, उसके थ्रू कंटिन्यू हमारी पावर ट्रांसमिट होते रहे। बाकी हमारी क्या होनी चाहिए, ये फास्ट होनी चाहिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे आपकी जो रिले वगैरह है ये फॉल्ट के टाइम में फास्टली ऑपरेट करनी चाहिए। जैसे कोई इनका प्री डिटरमाइंड टाइम है या जिसको थ्रेशोल्ड टाइम कहते हैं, उसके बाद तुरंत ये आपके रिले ऑपरेट हो जाए, ताकि यहाँ पर आपके कोई भी आपके उसमें आपके पावर सिस्टम में कोई भी यहाँ पर ज़्यादा डैमेज ना आए। बाकी अगला दिया मैंने डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आपको किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब किसी चीज़ को अलग अलग करना। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के टाइम में यहाँ पर करंट की वैल्यू हाई हो जाती है और ओवरलोड के टाइम में भी करंट की वैल्यू हाई हो जाती है। तो हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है तो ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर ये समझे कि मतलब कि इसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि ये समझे कि यहाँ पर फॉल्ट आया है या फिर आपका ओवरलोड के कारण यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर सके ओवरलोड और आपका फॉल्ट करंट को, ठीक है। तो हमारी रिले इन दोनों करंट को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर सके। बाकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी हमारी किसी भी सिस्टम की आपका वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉल्ट हमारा जैसे आया, फॉल्ट जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करा, जो फॉल्ट की IF माना
फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करी ITH, तो इसके क्रॉस करते ही हमारा ये इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर रिले ऑपरेट हो जाए, ताकि हमारे आगे के जो सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है? ये हमारी एबिलिटी होती है पावर सिस्टम नेटवर्क की, जो आपको मेंटेन कराती है आपको पावर सिस्टम नेटवर्क को, कि आपने सिंक्रोनिज्म में ही बने रहे। ठीक है, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पावर सिस्टम नेटवर्क टू मेंटेन इट सिंक्रोनिज्म व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिस्टर्बेंस। ठीक है, बाकी सिंप्लिसिटी मतलब इसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए सिंपल, ताकि हम इसकी मेंटेनेंस ईजिली कर पाएँ और साथ ही साथ इसको हम ईजिली इंस्टॉल भी करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की ईजी हो पाए। ठीक है, तो ये इसके बारे में रहा, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए बाकी मैंने यहाँ इसके बारे में बता भी रखा है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये रिलायबिलिटी क्या होती है, सिलेक्टिविटी क्या होती है, फास्टनेस ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, आपका सेंसिटिविटी और सिंप्लिसिटी। तो ये मैंने, और ये आपका स्टेबिलिटी, सातों चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखी है। तो ये आपको PDF में मिल जाएगा इसके बारे में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, IDMT रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर अगेंस्ट। जो हमारी IDMT रिले है ये आपका ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? इंटरनल शॉर्ट सर्किट के थ्रू, या आपका ओपन सर्किट के थ्रू, या एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट, या फोर्थ दिया है आपका ऑयल लीकेज के थ्रू। तो देखिए पहले IDMT क्या होती है हम देखते हैं। IDMT, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि एक बार एग्जाम में आया है। IDMT रिले का फुल फॉर्म क्या होता है? IDMT का फुल फॉर्म होता है आपका इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। ठीक है, मिनिमम को MIN लिख दिया, मिनिमम टाइम। ठीक है, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। और IDMT क्या है? एक हमारी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो हमारा रिले है। ठीक है, तो ये हमारा IDMT रिले है। तो ये यहाँ पर कैसे काम करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ। IDMT जो होती है हमारी IDMT रिले, ये हमारी काम करती है, इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है, हमारा ऑपरेटिंग टाइम है इस रिले का, ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फॉल्ट के करंट के। ऑपरेटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/IF। ठीक है, फॉल्ट करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये फॉल्ट करंट होती है वो फॉल्ट करंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यहाँ पर किसके बराबर होती है? वो होती है आपकी पिकअप वैल्यू के बराबर। ठीक है, पिकअप वैल्यू के यहाँ पर बराबर होती है। तो मेन चीज़ ये है इसमें, ऑपरेटिंग टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉल्ट करंट, IF मतलब फॉल्ट करंट के। बाकी IDMT जो रिले होती है इनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, तो हाईली सेंसिटिव रिले होती है। सेंसिटिविटी ऑफ IDMT रिले इज़ हाई, और सेंसिटिविटी तो हाई होती है, साथ साथ इसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है। इसके अलावा इसका नाम है आपका इनवर्स डेफिनाइट मिनिमम टाइम रिले। तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन हो रहे हैं, एक इनवर्स हो रहा है और एक डेफिनेट हो रहा है। देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ अगले पेज में। तो देखिए इसका नाम जैसे IDMT है ना, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर तो ये करते क्या है, आपका इनवर्स टाइम करंट करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है। पहले आपका I लिखा है तो पहले इसको बताता हूँ, इनवर्स टाइम और करंट करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनवर्स टाइम करंट करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर आपका लोअर वैल्यू होगी फॉल्ट करंट की, लोअर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट मतलब IF, लोअर वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट IF में आपका इनवर्स करंट करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेगी। और यहीं पर अगर हमारी यहाँ पर ये वैल्यू फॉल्ट करंट की हाई होगी तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगी? डेफिनेट टाइम में। ठीक है, डेफिनेट टाइम करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेफिनेट टाइम करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर? जहाँ पर आपकी फॉल्ट करंट की वैल्यू हाई हो, IF जहाँ पर हाई हो। ठीक है, तो समझ गए आप। IDMT का प्रॉब्लम क्या है? इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। जहाँ पर इनवर्स टाइम कहाँ प्रोवाइड करती है? जहाँ पर आपकी लो वैल्यू है फॉल्ट करंट की। और डेफिनेट टाइम कहाँ पर प्रोवाइड करती है? जहाँ पर फॉल्ट करंट की वैल्यू हाई है। ठीक है, बाकी इसका यूज़ कहाँ होता है ये मैं बता देता हूँ। इसका जो मेन यूज़ होता है, इसका हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स पे, यूज़ टू प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, जहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स का ये इसका मेन काम है। इसके अलावा हम इसको बैकअप के लिए यूज़ करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ?
हम इसको करते हैं, हमारी पहले तो ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड करती है, ट्रांसफार्मर में बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कहाँ पर ये करती है? आपका एक्सटर्नल, हमारे शॉर्ट सर्किट के टाइम में, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट में आपका बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और बाकी एक और जगह बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, वो है आपके ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में आपकी बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, जहाँ पर आपका डिस्टेंस रिले का यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन में हम लोग डिस्टेंस रिले का यूज़ करते हैं। तो देखिए आईडीएमटी के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है। तो ट्रांसफार्मर के लिए पूछा है, तो ट्रांसफार्मर के लिए एज अ बैकअप प्रोटेक्शन काम करती है, और वो होता है आपका एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर के लिए कहाँ करेगी? आंसर नंबर सी। देखिए एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट के लिए ये प्रोटेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला द हाई वोल्टेज ड्यू टू आर्किंग ग्राउंड आर एलिमिनेटेड। सेकेंड दिया है, इट प्रोवाइड ग्रेटर सेफ्टी फॉर पर्सनल एंड इक्विपमेंट। थर्ड दिया है, टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड रिले। और फोर्थ दिया है, इट प्रोवाइड इम्प्रूव सर्ज स्टेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होती है हमारी, हम यहाँ पर न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होती है? एक हमारी प्रोसेस है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, इसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं? ऑफ कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट, जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट है। और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? हमारे स्टार के केस में। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट है कहाँ पर? ऑफ अ 3 फेज सिस्टम। हमारे 3 फेज सिस्टम का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम लोग कहाँ किससे कनेक्ट करते हैं? कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, हम डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं या इनडायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब आर और एक्सएल के थ्रू हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? बाय 3 फेज सिस्टम में, जहाँ पर आपको 3 फेज में न्यूट्रल को हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम कहते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग, और इनडायरेक्टली हम कहते हैं रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के थ्रू। और इसके अलावा एक और होता है आपका पीटरसन कॉइल के थ्रू। ठीक है, तो ये इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है आपका जैसे हाई वोल्टेज आई तो उसके कारण जो यहाँ आर्किंग आ रही है उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पर यूज़ है। इसका एडवांटेज होता है कि यहाँ पर हाई वोल्टेज के टाइम में आपका आर्किंग ग्राउंड को एलिमिनेट करता है। सेकेंड, ये आपका सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि न्यूट्रल लगा है, जैसे ये लगा है ना, यहाँ पर न्यूट्रल लगा होगा तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल लगे होने से यहाँ पर आपके जो करंट है वो सीधे यहाँ फ्लो होती है। ठीक है, फॉल्ट करंट हमारी यहाँ पर न्यूट्रल के थ्रू आपके ग्राउंड में फ्लो हो जाती है, ताकि इससे यहाँ पर कोई भी आपके उसके आसपास काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ ये यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है हाई सर्ज रिलायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्ज की रिलायबिलिटी हाई होती है। तो ये 3 इसके यहाँ पर मेन एडवांटेज होते हैं। बाकी इसका हम जो यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करने से जो हमारे ओवर वोल्टेज होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि सर्ज के टाइम में जो ओवर वोल्टेज आता है लाइन में, देखिए लाइन जैसे ये है तो सर्ज के टाइम मतलब लाइटनिंग यहाँ पर पड़ी तो उस टाइम यहाँ पर ये लाइन की वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, तो इसके नियरेस्ट जो पोल होता है वहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर्ज के टाइम पे भी ओवर वोल्टेज को ग्राउंड करने का काम आता है। लेकिन जो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन दिया है यही आपका गलत हो जाएगा। ये दिया है, इट इज़ एलिमिनेट टू यूज़ द सर्किट ब्रेकर और रिले। मतलब ये सर्किट ब्रेकर और रिले का यूज़ को एलिमिनेट कर सकता है? नहीं। देखिए सर्किट ब्रेकर और रिले आपके हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो आपके फॉल्ट के कंडीशन में आपको यहाँ पर सेंस करते हैं और हमारे सर्किट को ब्रेक करते हैं, ताकि हमारे सर्किट में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करते हैं। ठीक है, जबकि हमारे न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है? ये जो आपका एक्स्ट्रा वोल्टेज के कारण जो यहाँ पर सर्ज आ रही है उसको ग्राउंड करने के काम आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। मतलब आर्क को बुझाने की कौन सी एक मेथड नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है हाई रेजिस्टेंस मेथड, बी दिया है करंट जीरो इंटरप्शन मेथड,
सी दिया है पावर बैलेंस मेथड और डी दिया है एनर्जी बैलेंस मेथड। तो देखिए हमारा आर्क एक्सटिंक्शन क्या होता है, आर्क एक्सटिंक्शन मतलब आर्क को बुझाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आर्क, जैसे हमारा ये सर्किट ब्रेकर है ना, ये मैं आपको सर्किट ब्रेकर दिखा रहा हूँ। ये जब सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में, तो इसमें यहाँ पर रेटेड करंट फ्लो होती है आई, ठीक है, जो इसकी रेटेड करंट है नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन जब यहाँ पर सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आता है तो उसमें हाईली करंट फ्लो होती है और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है, तो अचानक यहाँ पर करंट का इंटरप्शन हो गया और बीच में हमारी एयर है यहाँ पर मीडियम। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर हमारे आर्क का फॉर्म होता है ये। तो ये हमारी यहाँ पर आर्क बनती है, मतलब चिंगारी बन जाती है। तो ये हमारी आर्क हो जाती है। तो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं उसके कारण यहाँ पर हमारे इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में हैवी करंट के कारण यहाँ पर दोनों मेटल के बीच में एक हमारी आर्क बन जाती है। मतलब स्पेसिंग जो हम कराते हैं इसके कारण यहाँ पर स्पार्किंग हो जाती है करंट में, जिसके कारण यहाँ पर आर्क बन जाती है। और ये कब होता है, जब आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, ठीक है। ये आपका एक कॉन्टैक्ट इसका फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है, ठीक है। तो मूवेबल जब पीछे की ओर को जाता है, जब मूव करता है, तो इसके कारण यहाँ पर हमारे यहाँ पर आर्क बनती है, ठीक है। और हम चाहते हैं ये आर्क को हम एलिमिनेट करें, मतलब आर्क को बहुत जल्दी बुझाएं, ठीक है। तो आर्क एक्सटिंग्विशन के हमारे मेथड होते हैं, आर्क एक्सटिंग्विशन के हमारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला मेथड आता है आपका हाई रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर आर्क को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला मेथड है। तो इसमें क्या होता है, हमारा आर्क का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क, ये आर ऑफ आर्क लिख दिया मैंने ना, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कब, जब हमारे यहाँ पर आर्क करंट बढ़ेगी, ठीक है, आई ऑफ आर्क, करंट ऑफ आर्क बढ़ेगी, तब हमारा रेजिस्टेंस ऑफ आर्क डिक्रीज करेगा। और जब हमारा रेजिस्टेंस ऑफ आर्क इंक्रीज होगा तब हमारी जो आर्क करंट है वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसके दो इम्पॉर्टेंट आपके यूज़ हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस मेथड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं कि हम आपके लेंथ की जो आर्क है, मतलब आर्क की लेंथ हम बढ़ा सकें, ठीक है। आर्क लेंथ इंक्रीज़ करके हम रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग द आर्क लेंथ, ठीक है। पहला ये हो गया। सेकेंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। जो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया है आर्क का, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए क्योंकि देखिए आर्क का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हाई रेजिस्टेंस मेथड में देखिए क्या होता है, अगर हम एल को इंक्रीज़ करें तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ आर्क हमने इंक्रीज़ करी, ये देखिए पहला ऑप्शन वही है, लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज़ करने से हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। और देखिए एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तब भी हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये दो हमारे मेन इसकी इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो थर्ड है वो है आपका एयर कूलिंग मेथड। हम लोग बीच में इसके आर्क कूलिंग मेथड, आर्क को कूल करके हम लोग यहाँ पर इसको जल्दी से डिमिनिश कर सकते हैं आर्क को। और हमारा फोर्थ तो आता है आपका आर्क स्प्लिटिंग मेथड, आर्क को हम टुकड़े टुकड़े में स्प्लिट करके जल्दी हम यहाँ पर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारा आता है हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंदर। अगला देखते हैं, इसी का पार्ट है जो अगला आता है लो रेजिस्टेंस मेथड, या आपको इसमें बोलते हैं आपको करंट जीरो मेथड भी, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग डिक्रीज करते हैं। हमारा क्या होता है यहाँ पर, हम इसको आर की वैल्यू को हम रखते हैं आपका कैप्ट लो, इसको हमेशा हम रखते हैं लो कब तक का, जब तक का हमारा करंट का मैग्नीट्यूड, जो आपका फॉल्ट करंट है या जो ब्रेकर से करंट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो जाए, तब तक हम इसको जीरो रखते हैं। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल हम रखते हैं ताकि हमारा जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाए। इसके अंदर भी हमारे दो मेथड आते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्ट के बीच का गैप है हम इसको इंक्रीज़ कर दें। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट के बीच का अगर गैप इंक्रीज़ हो गया तो हमारा आर्क क्या हो जाएगा, आर्क हमारा कम हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग हमारा आर्क यहाँ पर ईजिली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिमिनिश हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग सेकंड मेथड यूज़ करते हैं आपका हाई प्रेशर चैम्बर। देखिए जिसमें हमारा कॉन्टैक्ट होता है इसको हम हाई प्रेशर चैम्बर के अंदर रखें, इसके कारण भी हमारा आर्क बहुत जल्दी ही डिमिनिश हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड आता है, देखिए पहला हाई आर हो गया,
सेकंड आ गया आपका लो आर, और थर्ड आता है आपका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, या एनर्जी बैलेंस मेथड, ENERGY, एनर्जी बैलेंस मेथड, ठीक है। ये हमारा थर्ड मेथड होता है आर्क को एक्सटिंग्विश करने का, मतलब आर्क को बुझाने का हमारे थर्ड मेथड होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट आपके ओपन होने वाले होते हैं, तो उस टाइम देखिए, जब भी हुए नहीं, जब होने वाले होते हैं, तब इसके बीच में जो आपकी रिस्टैकिंग वोल्टेज है RV, रिस्टैकिंग वोल्टेज या VR, इसकी वैल्यू हमारी होती है 0। इसकी वैल्यू 0 होने से हमारा क्या होता है, जो हमारी हीट जनरेटेड है, हमारी हीट जनरेटेड वो भी आपकी 0 होती है इस केस में, तो जनरेटेड हीट भी इस केस में 0 होती है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये होगी। और जब हमारे आपके इसके कॉन्टैक्ट सेपरेट हो जाएंगे, फुल्ली सेपरेट, मतलब दोनों आपस में अलग हो गए, तब क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसके कारण करंट 0 हो जाएगी। तो फिर आपका H=I²RT, मतलब हीट दोबारा से इस केस में क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस में भी आपकी हीट 0 हो जाती है। बाकी ये हमारा इसमें बेस होता है कि हमारी कितनी आपकी रेट ऑफ हीट जनरेशन हुआ है बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, मतलब हमारे दोनों सर्किट ब्रेकरों के बीच में कॉन्टैक्ट में कितना आपका हीट जनरेट हुआ है, वो हमारा कम होता है किससे, आपका रेट ऑफ जनरेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, मतलब जितना जनरेट हो रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पर डिसिपेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर जनरेटेड हीट आता है और ये डिसिपेटेड हीट आता है, तो यहाँ पर हमारी डिसिपेशन जो हीट है ये ज़्यादा होती है जनरेशन हीट के, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर आपको ईजिली आपको आर्क को यहाँ पर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, हाई रजिस्टेंस मेथड, बिल्कुल ये एक मेथड है हमारा। करंट जीरो इंटरप्शन मेथड, बिल्कुल जब आपका करंट जीरो हो जाए, जिसको हम लो रेजिस्टेंस मेथड बोलते हैं। और इसके अलावा आता है देखिए एनर्जी बैलेंस, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ये पावर बैलेंस मेथड कोई भी मेथड नहीं होती है हमारी आर्क एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर सूटेबल फॉर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहाँ पर सूटेबल होते हैं, शॉर्ट ड्यूटी के लिए, नॉन रिपीटेड ड्यूटी के लिए, एयर कट्स आर्क ड्यूटी में, या आर्क फर्नेस ड्यूटी में। तो देखिए हम इसको बोल लिखते हैं ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो आपने सुना होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं रेलवे वगैरह में, ठीक है। रेलवे या ट्रैक्शन के काम में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर रेलवेज या ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, जहाँ पर हमारी रिपीटेड ड्यूटी का यूज़ होता है। ये हमारा आता है रिपीटेड ड्यूटी के लिए, रिपीटेड ड्यूटी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है ये आपका हाई प्रेशर पे काम करता है, हाई प्रेशर की एयर आपका यहाँ प्रोवाइड करता है, तो ये हाई प्रेशर पे हमारा वर्क करता है। बाकी इसका हम लोग यूज़ करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं आपका आर्क फर्नेस ड्यूटी के लिए, आर्क फर्नेस ड्यूटी, और कहाँ पर हमारे ट्रैक्शन वर्क में हम इसको लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी इसकी जो रेंज होती है वो हम 132 kV, मतलब हाई वोल्टेज रेंज के लिए यूज़ करते हैं। 132 kV से 400 kV तक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी वो बहुत हाई होती है, ठीक है। ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई होती है कितनी, वो होती है आपकी 7000 MVA के आसपास। ये 7 है, 7000 MVA, ये इसके बारे में हो गया। तो ये किसके लिए काम आता है, रिपीटेड ड्यूटी। तो रिपीटेड ड्यूटी ऑप्शन में नहीं है, तो आ जाएगा आपका आर्क फर्नेस ड्यूटी। आर्क फर्नेस ड्यूटी को ही हम लोग बोलते हैं रिपीटेड ड्यूटी, या यहाँ पर ट्रैक्शन भी दिया होता तो वो भी इसका आंसर सही है। तो ये आपका कैसे काम करता है, ये आपका हाई स्पीड ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम होती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या मिनिमम मेंटेनेंस हमें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ही देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर में 2 करंट होते हैं, ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट। उसके बारे में कौन सा रिलेशनशिप सही है ये हमें बताना है। तो दिया है ब्रेकिंग करंट जो होती है वो हमारी होती है 2.55 टाइम ऑफ मेकिंग करंट। सेकेंड दिया है आपका मेकिंग करंट होती है हमारी 2.55 टाइम ऑफ ब्रेकिंग करंट। थर्ड दिया है आपका ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट बराबर होती है। और फोर्थ दिया है ब्रेकिंग करंट आपके 25.5 टाइम ऑफ मेकिंग करंट होती है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट बराबर नहीं होती है, तो पहले ये गलत हो जाएगा। और बाकी देखिए ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट 2.55 का ही इनमें इनके फैक्टर का अंतर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है।
तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रेकिंग करंट हमारा होता क्या है, बाकी आंसर तो हम इसका निकाल ही लेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं ब्रेकिंग करंट, क्योंकि ये आजकल ये स्विच गियर वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग करंट क्या होती है? ब्रेकिंग करंट हमारा जो आपका जैसे सर्किट ब्रेकर है उसमें आपको कितनी मैक्सिमम नंबर की आपकी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो सके ब्रेकर के थ्रू, ताकि हमारा ब्रेकर उसको ईजिली ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, जैसे हमारा ये एक माना एक ब्रेकर है, ब्रेकर से हमारी करंट कितनी आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो हो सके जो आपका ब्रेक डाउन हो सके, लेकिन इसके बाद मतलब इस करंट को ही आपका ब्रेक कर पाएगा यहाँ पर तक का। लेकिन आपका अगर इसी करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इस टाइम पर भी कंडक्ट करेगा। तो ब्रेकिंग करंट वो होती है, मैं इसको लिख देता हूँ आपका, ये आपको ये होगी हाई या हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। जो हमें शॉर्ट सर्किट करंट की जितनी मैक्सिमम वैल्यू है वो कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट करंट की मैक्सिमम वैल्यू दैट द ब्रेकर या सर्किट ब्रेकर लिखता हूँ CB कैपेबल हो, किसके लिए? हमारा जो कैपेबल हो कि आपको ब्रेक कर सके, सर्किट को ब्रेक कर सके अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जो हमारी स्पेसिफिक कंडीशन है उसके अंदर हमारा ब्रेक कर सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका ब्रेकिंग करंट। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए हमारी ब्रेकिंग करंट जो होती है, ब्रेकिंग करंट को BA लिख दिया मैंने, ब्रेकिंग करंट। ठीक है, ब्रेकिंग करंट की जो हमारी यूनिट होती है इसको हम मेजर करते हैं किसमें? हम मेजर करते हैं आपका किलो एम्पियर में। इसकी रेटिंग होती है किलो एम्पियर में, बहुत हाई एम्पियर करंट फ्लो होती है इसलिए हम इसको लेते हैं किलो एम्पियर में, और ये होती है आपकी RMS वैल्यू। ठीक है, हम इसको RMS वैल्यू के उसमें लेते हैं ब्रेकिंग करंट को। बाकी एक टर्म आता है ब्रेकिंग कैपेसिटी, आपने सुना होगा ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो हमारी होती है वो दो टाइप में होती है। ब्रेकिंग कैपेसिटी हमारी होती है आपकी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और आपकी एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये हमारे दो टाइप की होती है यहाँ पर कैपेसिटी। तो हमारी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हम लोग आपको बेस की यहाँ पर आपका ब्रेकिंग करंट निकाल सकते हैं IB। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी S, जो आपका रेटिंग है आपकी रेटिंग है सर्किट ब्रेकर की जो MVA में होती है। इसको हम डिवाइड करते हैं √3 इंटू लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज आपका KB में होता है और S जो है आपका वो MVA में होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में रह गया। बाकी मैं आपको मैक्सिमम कैपेसिटी भी बताता हूँ या मेकिंग कैपेसिटी। ये तो ब्रेकिंग कैपेसिटी हो गया, आगे आपको मेकिंग कैपेसिटी बताता हूँ। देखिए मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, जब हमारा सिस्टम यहाँ पर फॉल्ट की कंडीशन में, मतलब जब हमारा सिस्टम शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, उस टाइम जो हमारा ये जो कॉन्टैक्ट है ये वापस से रिक्लोज मतलब आपस में चिपक जाएं, इसी कैपेसिटी को हम बोलते हैं आपका मेकिंग कैपेसिटी। तो ये क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। ये होता है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। कॉन्टैक्ट हुई आपके सर्किट ब्रेकर के, कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर कब? ड्यूरिंग आपका शॉर्ट सर्किट के टाइम में, मतलब फॉल्ट के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसका फोर्स लगता है, फोर्स जो आता है यहाँ पर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपके करंट के मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर RMS वैल्यू होती है ब्रेकिंग में और यहाँ पर करंट में आपके इसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिसका आपका वो होता है आपका मेकिंग करंट का, मेकिंग करंट MA लिख दिया। मेकिंग करंट जो होती है आपकी वो 2.55 टाइम होती है आपकी ब्रेकिंग करंट के BA। तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप होता है कि मेकिंग करंट आपकी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? 2.55 टाइम ज़्यादा होती है आपकी ब्रेकिंग करंट के। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मेकिंग करंट, देखिए आंसर नंबर B, मेकिंग करंट इज इक्वल टू 2.55 टाइम ऑफ ब्रेकिंग करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस रिले, कौन सी डिस्टेंस रिले इज नोन एज वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले। हम वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर पहले डिस्टेंस रिले के बारे में बता देते हैं। जो हमारी डिस्टेंस रिले होती है ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के काम आती है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के काम आती है। इसके अंदर हमारी 3 रिले आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिले आती है? एक आती है हमारी मोह रिले, एक इम्पीडेंस रिले और एक रिएक्टेंस रिले। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मोह रिले,
या इसको ही एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं। फिर आती है आपकी इम्पीडेंस रिले, फिर आती है आपकी रिएक्टेंस रिले। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में मैं यहीं पर समझा देता हूँ आपको। जो मोह रिले में ऑपरेटिंग क्वांटिटी है या ऑपरेटिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करती है, ऑपरेटिंग टॉर्क लिख देते हैं, वो सबके केस के लिए हो जाएगा ऑपरेटिंग टॉर्क, और यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग टॉर्क लिख देता हूँ, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टॉर्क यहाँ पर मोह रिले में प्रोवाइड कराता है आपका डायरेक्शनल एलिमेंट। जो हमारा डायरेक्शनल एलिमेंट है वो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है, और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करती है। वही इम्पीडेंस में करंट की यूनिट हमारे प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर हमारी करंट और वोल्टेज होता है, और यहाँ पर हमारा होता है आपका करंट और यहाँ पर डायरेक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इसके बारे में रह गया। बाकी मैं इसको नेक्स्ट पेज में एक बार जो बाकी चीज़ें उसको समझाता हूँ। तो देखिए जो हमारी इम्पीडेंस रिले है, इम्पीडेंस रिले को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस को हम लोग कहते हैं आपका वोल्टेज रिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है वो आपका वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले, OCR लिख दिया, ओवर करंट रिले। तो ठीक है, इम्पीडेंस रिले को हम बोलते हैं वोल्टेज रिस्टेंट, क्योंकि रिस्टेंट हमारा वोल्टेज से प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले ये होती है। उसके अलावा हमारी दूसरी जो रिले है वो आपकी है रिएक्टेंस रिले। ठीक है, रिएक्टेंस रिले को हम बोलते हैं आपका ओवर करंट रिले होती है, आपकी एक ओवर करंट रिले होती है, जो आपका इसमें आपका रिस्टेंट कौन प्रोवाइड करता है, रिस्टेंट हमारा प्रोवाइड कराता है आपका डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग को होता है डायरेक्शनल रिस्टेंट, बाकी उसको बोल सकते हैं आपका डायरेक्शनल रिस्टेंट ओवर करंट रिले, रिएक्टेंस रिले को। हमारी थर्ड होती है आपकी मोह रिले क्या होती है, मोह रिले होती है आपकी वोल्टेज रिस्टेंट, वोल्टेज से यहाँ पर रिस्टेंट होता है, वोल्टेज रिस्टेंट और आपके डायरेक्शनल रिले। ठीक है, वोल्टेज रिस्टेंट डायरेक्शनल रिले हमारी होती है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, यहाँ पर हमसे पूछा था आपका वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले। तो देखिए वोल्टेज रिस्टेंट ओवर करंट रिले है हमारी इम्पीडेंस रिले। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इम्पीडेंस रिले। ठीक है, बाकी इनके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो हमारी मोह रिले ये कहाँ काम आती है, ये प्रोटेक्शन करते हैं आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का। जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के ऊपर की है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंस रिले का यूज़ करते हैं, मोह रिले का यूज़ करते हैं। रिएक्टेंस का यूज़ करते हैं आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लेस देन 80 किलोमीटर जिनकी लेंथ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। बाकी जो आपका इम्पीडेंस रिले है इसका हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, 80 to 200 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि हमारी कौन सी रिले जो आपकी इनहेरेंटली आपके डायरेक्शनल रिले होती है। तो देखिए यहाँ पर जो इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले होती है वो होती है मोह रिले। ठीक है, मोह रिले इज़ इनहेरेंटली, मतलब इसका गुण है ये पहले से ही आपकी डायरेक्शनल रिले होती है, इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले। ठीक है, इसलिए इसका जो यहाँ पर टॉर्क भी प्रोवाइड होता है वो आपका डायरेक्शनल रिले के थ्रू प्रोवाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका व्हेन अ प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर PSM की वैल्यू दी है इस 50 एंड द फॉल्ट करंट इस 2500 एम्पियर, मतलब 2500, और CT रेशियो दिया है आपका 250/5। तो हमें करंट सेटिंग बतानी है, करंट सेटिंग कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी दी है मेरे भाई, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू है आपकी 50। इसके अलावा हमारी जो फॉल्ट करंट है IF, फॉल्ट करंट लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू है आपकी 2500 एम्पियर। बाकी CT का रेशियो जो है, CT रेशियो वो है आपका 250/5। 250/5 मतलब 5 बच्चा 25 और 0 का 0, 50 हो गया। तो हमें यहाँ बतानी है करंट सेटिंग क्या होती है। तो देखिए इसके बारे में आपको बताता हूँ, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, फिर इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फॉल्ट करंट IF, फॉल्ट करंट अपॉन या आपका पिकअप करंट, फॉल्ट करंट अपॉन पिकअप करंट। ठीक है,
इसी को हम लिख सकते हैं आपका फॉल्ट करंट IF। पिकअप करंट को हम लोग लिखते हैं आपका करंट सेटिंग, जो हमें निकालनी है, यही हमें निकालनी है करंट सेटिंग इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका सेकेंडरी करंट, जो हमारा सेकेंडरी में करंट है वो, ठीक है, सेकेंडरी करंट। बाकी जो आपकी करंट सेटिंग होती है, ये बताता हूँ किसके बराबर होती है हमारी करंट सेटिंग जो होती है। करंट सेटिंग होती है हमारी रिले सेटिंग, ठीक है, रिले सेटिंग, जो हमारी रिले की सेटिंग है, इनटू हमारे सेकेंडरी ऑफ, जो हमारे सेकेंडरी किस में, CT में जितनी करंट हो रही है, सेकेंडरी ऑफ CT करंट, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, अगले पेज में सॉल्व करता हूँ मैं इसको। तो देखिए यहाँ पर से हमें जो PSM की वैल्यू थी वो 50 थी, फॉल्ट करंट था आपका 2500। तो देखिए यहाँ पर से हम लोग PSM की वैल्यू, PSM का फॉर्मूला लगाते हैं, PSM प्लस सेटिंग मल्टीप्लायर क्या हो गया हमारा, वही आपका फॉल्ट करंट IF अपॉन क्या था हमारा करंट सेटिंग, क्योंकि करंट सेटिंग निकालनी है तो यहाँ पर आएगा करंट सेटिंग, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा था आपका CT रेशियो, जो हमारा CT का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, CT रेशियो, वही आपका सेकेंडरी करंट आएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, वो है आपकी 50, आपके फॉल्ट करंट है 2500 और CT रेशियो है आपका 50, तो ये आ जाएगा आपका 2500, नहीं आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है 50 इज इक्वल टू फॉल्ट करंट है 2500, बाकी आपकी करंट की सेटिंग है आपकी जो हमें निकालनी है वो आपका CC लिखता हूँ, करंट सेटिंग CC हमें निकालनी है, और यहाँ पर CT रेशियो है आपका 50। तो यहाँ से करंट सेटिंग क्या आ जाएगी, करंट सेटिंग आ जाएगी आपकी 50 इंटू 50 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका 2500, तो 5×5 = 25 और नीचे 25, तो ये आ जाएगा 1। तो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज करंट सेटिंग इतनी आ गई, परसेंटेज करंट सेटिंग आ गई आपकी 100%, ठीक है, 1 मतलब क्या आ गया 100%। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर B, 100% इसकी करंट सेटिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एन आइसोलेटर इन एन पावर सिस्टम इज टू, जो हमारा आइसोलेटर है वो आपका पावर सब स्टेशन में क्यों काम आता है, मतलब कैसे काम आता है। यह है आपका कट ऑफ अंडर ओवर वोल्टेज सर्ज, कट ऑफ इन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, कट ऑफ अंडर जीरो कंडीशन फॉर सेफ्टी आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस, और आपका कट ऑफ इन द इवेंट ऑफ रैपिड फ्लक्चुएशन इन लोड। तो देखिए आइसोलेटर क्या है हमारा, पहले आइसोलेटर है हमारा एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो आपका स्विच गियर डिवाइस है, ठीक है, आइसोलेटर, ठीक है, ये हमारा आइसोलेटर हमारा एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। ये यहाँ पर किस लिए काम आता है, ये आपका प्रोटेक्ट करने के काम आता है पावर सिस्टम में, और ये हमारा मैनुअली ऑपरेटेड होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये हमें ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है, मैनुअली ऑपरेटेड यहाँ पर ये होता है, ठीक है, ये मैनुअली ऑपरेटेड होता है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है आपका, इसको हम लोग यूज़ करते हैं नो लोड कंडीशन पर, जब हमारा नो लोड कंडीशन है तब हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि जो आपके लाइन में जो आपके स्टैटिक चार्ज या फिर जो लाइन में चार्ज बचे हुए हैं उसको यहाँ पर ग्राउंड करा जाए, और यहाँ पर ईजिली हम वहाँ पर लाइन की मेंटेनेंस प्रोवाइड करें या फिर उस पार्ट को आइसोलेट कर सकें। तो इसका यूज़ क्या होता है, आइसोलेट करना, किसी पार्ट को आइसोलेट करना, और ईजी हम उसका आइसोलेट करके हम उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं उस पार्ट का या उस एरिया का, ठीक है। तो आइसोलेटर आप देखिए ऐसा होता है एक, ठीक है, एक डंडा टाइप का होता है, तो ये क्या करता है, जैसे सर्किट ब्रेकर लगे हैं, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगे हैं, अगर ये सर्किट ब्रेकर खुल गए ये दोनों, तो देखिए इस जो लाइन में, इस लाइन में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, अगर कोई काम कर रहा होगा तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको चार्ज लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो आपका सर्किट जो आइसोलेटर है, ये नो लोड के टाइम में, जब सर्किट ब्रेकर ओपन हो गए, मतलब नो लोड के टाइम में, ये आपका यहाँ पर से इसका स्विच ओपन होकर ये आपका ग्राउंड में कनेक्ट हो जाता है। ये तो ग्राउंड में कनेक्ट होने से जो भी आपका लाइन में चार्ज होते हैं वो डायरेक्टली आपके ग्राउंड में यहाँ पर चले जाते हैं, और इससे हमारी लाइन यहाँ पर पूरी तरह आइसोलेट हो जाती है, या वो एरिया आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये कहाँ लगा रहता है, ये आपका जो आपके ये सर्किट ब्रेकर है इसके दोनों ओर लगा रहता है, ठीक है। माना ये सर्किट ब्रेकर हमने ओपन करा तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरी लाइन है इसको आपको आइसोलेट कर देगा ग्राउंड के थ्रू, ठीक है, पूरा ये ग्राउंड के थ्रू यहाँ पर से आइसोलेट होगी, यहाँ पर लाइन कोई भी चार्ज नहीं होता है इसमें। तो इसका काम होगा आंसर नंबर C, यहाँ पर कट ऑफ करता है अंडर जीरो लोड कंडीशन, मतलब नो लोड के टाइम पर, किसके लिए काम आता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करने के और आपका मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। ये एक टाइप का स्विच है जो आपका मैनुअली ऑपरेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर की कौन सी एक असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल ठीक है, ये तो आपकी होनी चाहिए क्योंकि हमारे जो स्विच गियर डिवाइस है वो आपका ईजिली डिस्क्रिमिनेट कर सके आपका फॉल्ट करंट या आपका ओवरलोड को, बाकी डीले ऑपरेशन नहीं। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा स्विच गियर जो आपका डिवाइस है वो फास्ट ऑपरेट करे ताकि हमारे सिस्टम में कोई भी नुकसान ना हो। हम लोग चाहते हैं कि आपका क्विक ऑपरेशन प्रोवाइड करे। बाकी एब्सोल्यूट रिलायबिलिटी बिल्कुल ठीक है, स्विच गियर इंस्ट्रूमेंट की हम चाहते हैं कि रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जिससे आपके फॉल्ट की अकरेंस या आपका फेलियर ऑफ द सिस्टम वो मिनिमम हो जाए। आपको फोर्थ से दिया है प्रोविज़न ऑफ मैनुअल कंट्रोल, बिल्कुल यहाँ पर आपका मैनुअल कंट्रोल भी हो और साथ साथ यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल किसी कारणवश काम नहीं कर रहा तो यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल के थ्रू भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड सेफ्टी फॉर, जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होती है वो सेफ्टी किससे प्रोवाइड करती है। ऑप्शन दिया है सर्ज वोल्टेज एंड आर्किंग वोल्टेज, सेकंड दिया है आपका सर्ज वोल्टेज टू लाइटनिंग डिस्चार्ज, थर्ड दिया है आपके सर्ज वोल्टेज एंड आर्किंग ग्राउंड और आपका ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग, या फोर्थ दिया है आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए हमारी न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो मैंने आपको बताया, न्यूट्रल ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको न्यूट्रल को मतलब न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, अर्थ के थ्रू, कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा यूज़ होता है वो हम लोग यहाँ पर जैसे हमारा इसमें आपका न्यूट्रल यहाँ पर न्यूट्रल के साथ ऐड हो गया, तो देखिए सर्ज के टाइम में जो वोल्टेज आ रहा है ये देखिए जो हमारा सर्ज के टाइम में वोल्टेज आ रहा है वो यहाँ पर से ईजिली आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर ईजिली आपका सर्ज ट्रैवल करके ग्राउंड में चले जाता है। बाकी आर्किंग साउंड में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, आर्किंग ग्राउंड में भी हम इसका यूज़ करते हैं, बाकी ओवर वोल्टेज के कारण जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो आंसर नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका सर्ज वोल्टेज और आर्किंग ग्राउंड में यूज़ होता है, साथ ही साथ ओवर वोल्टेज कहाँ पर, ड्यू टू लाइटनिंग डिस्चार्ज, जब बिजली गिरती है उसके कारण भी ओवर वोल्टेज में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पीटरसन कॉइल इज यूज्ड फॉर, पीटरसन कॉइल कहाँ यूज़ होती है, कनेक्टिंग द इंटरकनेक्टेड सिस्टम, सेकेंड दिया है संट कंपनसेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, थर्ड दिया है रिड्यूसिंग द फॉल्ट करंट और फोर्थ दिया है ग्राउंडिंग द सिस्टम न्यूट्रल। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रल के ऊपर है तो मैं इसको बता भी देता हूँ कि आपके न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होती है। न्यूट्रल ग्राउंडिंग को मैंने बताया था आपको, न्यूट्रल ग्राउंडिंग आपका एक वो प्रोसेस है जिसमें हम आपको न्यूट्रल पॉइंट को आपको ग्राउंड से या अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग, और न्यूट्रल ग्राउंडिंग को कनेक्ट करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बताता हूँ, पहला होता है हमारा सॉलिड ग्राउंडिंग, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग, मतलब हम लोग सॉलिडली हम लोग यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लगा के मतलब डायरेक्ट हम लोग जो वायर लगाए उसको ही हम सॉलिडली ग्राउंड कर देते हैं। सेकेंड आता है आपका रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, इसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं ग्राउंडिंग के लिए। ठीक है, अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू अर्थ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। इसके अलावा हमारा थर्ड आता है वो है हमारा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, जिसमें हम एक्सेल का यूज़ करते हैं रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के लिए। ठीक है, ओमिक रिएक्टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। हमारा जो फोर्थ आता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ग्राउंडिंग। ठीक है, ये है हमारा रेजोनेंस ग्राउंडिंग। बाकी इसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपके, रेजोनेंस ग्राउंडिंग, और इसको ही मैं इसके नाम लिख देता हूँ, इसी के नाम होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस ग्राउंडिंग के जो नाम है उसी को हम बोलते हैं आपका पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग। ठीक है, पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग, और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आर्क सस्पेंशन, आर्क सस्पेंशन कॉइल ग्राउंडिंग। ठीक है, आर्क सस्पेंशन कॉइल ग्राउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजोनेंट ग्राउंडिंग है इसको हम बोलते हैं पीटरसन ग्राउंडिंग या आर्क सस्पेंशन ग्राउंडिंग। तो यहाँ पर पीटरसन कॉइल क्यों यूज होती है, ग्राउंडिंग के लिए। देखिए आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल ठीक। बाकी देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आपके 3 फेज सिस्टम है तो यहाँ पर इंडक्टेंस लगा है, ये हमारा सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रल को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, किसके थ्रू, एक हमने यहाँ पर इंडक्टेंस के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर करंट आ रही है IN, न्यूट्रल में जो करंट आ रही है। बाकी हमारे 3 फेज़ है और हम तीनों फेज़ों के बीच में यहाँ पर एक ग्राउंड के थ्रू एक कैपेसिटेंस का निर्माण हो जाता है। देखिए
ये हमारा कैपेसिटेंस है और ये इस फेस का कैपेसिटेंस है। तो ये देखिए, और माना इसमें अगर फॉल्ट आ रहा है ये, तो यहाँ पर फॉल्ट के कारण जो कैपेसिटेंस बनना है उसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस कैपेसिटेंस होती है जिसमें आपका एल और सी दोनों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस कैपेसिटेंस ग्राउंडिंग को ही आपको पीटरसन कॉइल भी कहते हैं, जहाँ पर आपका पीटरसन कॉइल भी एक टाइप ऑफ ग्राउंडिंग है जिसमें आपको न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग फॉर विच एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। एक्सप्लोजन टाइप एल का हम यूज़ कहाँ तक कर सकते हैं, कितने वोल्टेज तक का, ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक्सप्लोजन टाइप जो हमारे ये लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो आपका प्रोटेक्टर ट्यूब। प्रोटेक्टर ट्यूब, इसको हम प्रोटेक्टर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे यूज़ होता है अप टू कितने वोल्टेज तक का हो सकता है, ये होता है हमारा अप टू 33 kV तक का। ठीक है, 33,000 वाट तक का हम लोग इसको, 33,000 वोल्ट तक का हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका एडवांटेज वगैरह होते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि इसमें आपका थोड़ा एक्सपेंसन कम है, मतलब इसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू बाकी कम है, मतलब एक्सपेंसन इसका कम है। बाकी ये आपका ब्लॉक करता है पावर फ्रिक्वेंसी को, ब्लॉक द पावर फ्रिक्वेंसी, ब्लॉक द पावर फ्रिक्वेंसी, ये इसके एडवांटेज है। बाकी इसका एक जो मेन डिसएडवांटेज है, ये एक बार एग्जाम में भी आया है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। ये क्या करता है, ये आपका लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, मतलब सिर्फ एक लिमिटेड नंबर में ही आपको ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूसली ऑपरेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड। ठीक है, इसके अलावा इसका पुअर वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक्स होती है, पुअर वी ऑफ आई वोल्टेज ऑफ करंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स की पुअर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा, इसका आंसर नहीं बताया, तो 33 kV का यूज़ होती है। आंसर नंबर ए 33 kV। अगला दिया है अ थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। तो थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, दिया है आपका ब्लॉक द सर्ज वोल्टेज अपीयरिंग इन अ लाइन। सेकेंड दिया है ऑब्जर्व द सर्ज वोल्टेज अपीयरिंग इन लाइन। थर्ड दिया है ऑफर अ लो रेजिस्टेंस पाथ टू द सर्ज। और फोर्थ दिया है आपका रिटर्न सर्ज बैक टू द सोर्स। तो देखिए, हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का जो हमारे काम होता है, उनका काम ही होता है कि हमारे जो सर्ज का है, सर्ज जो आ रही है, सर्ज ये, इसको आपको ऐसा पाथ दे जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो, ताकि ये ईजिली यहाँ पर पास हो जाए इसके थ्रू। देखिए काम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ऑफर लो रेजिस्टेंस पाथ टू द सर्ज। जो आपका सर्ज है उसके पाथ को यहाँ पर लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका थायराइड टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर होता है, TAH, थायराइड टाइप का जो लाइटनिंग अरेस्टर LA होता है, तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर आपके कंबाइंड फीचर होते हैं इसमें, किसके, आपके इनवर्स रेजिस्टेंस के और साथ ही साथ इसके जो बीच के गैप होते हैं उसके। ठीक है, बाकी ये आपका प्रोवाइड करता है लो रेजिस्टेंस की वैल्यू लो प्रोवाइड करता है कहाँ पर, आपका जो सर्ज ट्रैवल कर रही है उसके लिए। ठीक है, बाकी ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा मतलब ये किस टाइप का हो गया, ये एक नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक डिवाइस है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, नॉन लीनियर आएगी। बाकी इसमें देखिए हमारी वोल्टेज डबल हो जाती है, वोल्टेज अगर आपकी 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज हो जाएगी पहले की, कब, जब हमारी करंट जो इंक्रीज हो जाएगी, करंट इंक्रीज होगी कितना, 12.5 टाइम, मतलब 12.5 टाइम अगर हमारी करंट बढ़ जाए। माना करंट पहले 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर से करंट अगर आपका 12.6 एम्पियर हो जाए, तो ये जो हमारी वोल्टेज है पहले की, वो भी आपकी वोल्टेज डबल हो जाएगी पहले की। माना पहले अगर 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर सेकेंड टाइम में आपकी 100 वोल्ट हो जाएगी। तो ये इसका एक आपका एक रिलेशनशिप है कि आपकी एवरी 12.6% इन इंक्रीमेंट इन करंट देयर इज़ अ डबल इन वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका थायराइड टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर में होता है। अगला देखते हैं, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू सर्ज डाइवर्टर। सर्ज डाइवर्टर के लिए कौन सा टर्म रिलेटेड है, लोड फैक्टर, इम्पल्स रेशियो, पंचर फैक्टर और फ्यूजन फैक्टर। तो देखिए लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर आपका, मैंने पिछले वाली क्लास में बताया, लोड फैक्टर होता है आपका एवरेज डिमांड AD अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, ये आपका जनरेशन में काम आता है। बाकी पंक्चर वोल्टेज कहाँ यूज़ होती है, पंक्चर वोल्टेज होती है आपकी इंसुलेटर में यूज़, कि हमारा इंसुलेटर आपका कितनी ईजिली
मतलब कितनी आपकी वोल्टेज यहाँ पर सह सके, और इसके ऊपर आपके एक लिमिट के ऊपर के वोल्टेज में आपका ये पंक्चर हो जाए, मतलब आपका इंसुलेटर जो है वो फेल हो जाए। बाकी फ्यूज़न फैक्टर क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो आपका यहाँ पर जो आपका हमारे फ्यूजिंग का वायर होता है हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फ्यूजिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है आपका फ्यूजिंग करंट, जो आपके फ्यूजिंग वायर में करंट हो रही है, या फ्यूजिंग करंट या मिनिमम फ्यूजिंग करंट भी बोलते हैं, फ्यूजिंग करंट अपॉन यहाँ पर रेटेड करंट ऑफ फ्यूज़, जो आपकी करंट है फ्यूज़ में रेटेड वो, ठीक है, रेटेड करंट ऑफ फ्यूज़, उसको हम बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। देखिए ये तीनों यहाँ पर ये फ्यूज़ वायर से है, और ये आपका इंसुलेटर से है, और ये आपका जनरेशन से है आपका लोड फैक्टर, ठीक है, लोड फैक्टर LF। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इम्पल्स रेशियो। इम्पल्स रेशियो किससे रिलेटेड होता है, इम्पल्स रेशियो इज रिलेटेड टू द सर्ज डाइवर्टर। बाकी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अगले पेज में। तो क्या था इम्पल्स रेशियो, इम्पल्स रेशियो किससे रिलेटेड होता है, इम्पल्स रेशियो इज रिलेटेड टू सर्ज डाइवर्टर, मतलब जो आपका सर्ज को डाइवर्ट कर दे हम उसको बोलते हैं आपका सर्ज डाइवर्टर। इसमें क्या होता है आपका, ये होता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, BD लिख दिया मैंने, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ वेव फॉर्म। जो हमारी वेव फॉर्म है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, अपॉन हम इसको करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, हमारा जो स्टैंडर्ड केस में वोल्टेज की कितनी वेव फॉर्म होते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 50 हर्ट्ज। तो इसका रेशियो जो आता है हम उसको बोलते हैं आपका इम्पल्स रेशियो। यही हमारा यहाँ आपका सर्ज डाइवर्टर में काम आता है, ठीक है। जनरली जो हमारी इसकी वैल्यू होती है आपके लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, आपके इम्पल्स रेशियो की वैल्यू लाइटनिंग अरेस्टर के लिए क्या होती है, बहुत कम होती है, वैल्यू इसकी होती है लो, ठीक है। इम्पल्स रेशियो की वैल्यू यहाँ पर लो होती है। बाकी लाइटनिंग अरेस्टर को बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग जो मटेरियल का यूज़ करते हैं, ये भी आपका एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आ रखा है, तो इसके लिए हम लोग जिंक ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसमें सिलिका का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने लगा दिया था, हाँ इम्पल्स रेशियो सही आंसर होगा सर्ज डाइवर्टर के लिए। अगला है आपका गिवन द सिंबल रिलेटेड है, ये जो सिंबल दिया ये किससे रिलेटेड कर रहा है। पहला दिया है आपका आर्किंग हॉर्न, सेकेंड दिया है आपका लाइटनिंग अरेस्टर, थर्ड दिया है आपका ओवर करंट चॉपिंग डिवाइस, ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइस, फोर्थ दिया है आपका कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए एक आर की वैल्यू लगी है, माना यहाँ पर लगा है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी लगी है, इससे बनाते हैं। अब देखिएगा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू और दोनों कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल है। बाकी आर्क हॉर्नर का सिंबल भी मैं आपको दिखाता हूँ। आर्क हॉर्नर देखिए वैसे बनता ही इस टाइप का है, यहाँ पर एक हॉर्न टाइप का, मतलब सिंग टाइप के होते हैं ये, ठीक है। ये आपका रियल में ऐसे ऐसे लगा होता है, और यहाँ पर हमारा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पर दो सिंग होने के कारण, ये हॉर्न होने के कारण इसको बोलते हैं आर्क हॉर्न। बाकी इसका जो सिंबल बनता है, इसका सिंबल बनता है ऐसे, हम एरो से दिखाते हैं, 2 एरो, ठीक है। अगर हमारे 2 एरो लगे होंगे तो ये हमारा होता है आर्क हॉर्न, ये हमारे आर्क हॉर्न का सिंबल है। बाकी ओवर करंट ट्रिपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी ये है तो यहाँ पर हमारा स्विच होता है जो ओवर करंट ट्रिपिंग के लिए काम आता है। बाकी ट्रांसफार्मर का आपने देखा ही है, ट्रांसफार्मर को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या क्या करता है, ये आपका स्टेप डाउन करता है हाई वोल्टेज सिग्नल, स्टेप डाउन करेगा जो आपका हाई वोल्टेज आ रही है यहाँ से, हाई वोल्टेज के जो सिग्नल है, हाई वोल्टेज के सिग्नल को स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज के सिग्नल को यहाँ पर कन्वर्ट करेगा, ताकि हम लोग इसको ऑपरेट कर सके। इसको मीटरिंग वगैरह के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं आपका कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर का। तो ये जो सिंबल है ये है आपका लाइटनिंग अरेस्टर का, जिसमें आपका प्रतिरोध लगा है रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ 1 आर्म, ठीक है। बाकी अगर नहीं लगा होता तो इसको हम बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब वह मिनिमम करंट जिसमें आपका जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो आपका मेल्ट हो जाए, मतलब गर्म होकर मेल्ट हो जाए और डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि हमारा जो आगे का सर्किट है वो सेव हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेटेड करंट बोलते हैं, आपका कट ऑफ करंट बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते हैं, या फ्यूजिंग करंट बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजिंग करंट। तो फ्यूजिंग करंट क्या है, आपकी मिनिमम करंट जिसमें आपका यहाँ पर जो आपका जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो फ्यूज़ हो, यहाँ पर आपका मेल्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं आपका फ्यूजिंग करंट। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइप की करंट आती है आपका रेटिंग ऑफ फ्यूज़ और आपका फ्यूज़ की करंट। तो देखिए इसको बताता हूँ आपको, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ क्या होती है।
करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ क्या है आपकी, ये क्या होती है, ये हमारी होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई लिखता हूँ करंट के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन विच जो हमारा फ्यूज एलिमेंट है, फ्यूज एलिमेंट कैन नॉर्मली वर्क। ठीक है, कैन नॉर्मली वर्क या नॉर्मली कैरी विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, तो हमारी ये मैक्सिमम करंट है जिसको आपका ये फ्यूज एलिमेंट इजीली पास करा दे बिना मेल्ट हुए। ये आपकी मैक्सिमम करंट है, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। जो आपकी करंट रेटिंग है फ्यूज़ की, वो होती है आपकी मैक्सिमम करंट। ठीक है, जितना आपका फ्यूज़ पास करा सके। बाकी इसके अलावा हमारा दूसरा है, वो है आपका फ्यूजिंग करंट। आपका फ्यूज़ करंट है वो क्या होती है, फ्यूजिंग करंट जिसके बारे में दिया है, फ्यूजिंग करंट हमारी होती है मिनिमम करंट, कितनी कम से कम करंट चाहिए कि हमारा फ्यूज़ आपका मेल्ट हो जाए। मिनिमम करंट या मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच फ्यूज़ इज मेल्ट। ठीक है, जहाँ पर हमारा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जहाँ पर हमारा फ्यूज़ मेल्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं आपका फ्यूज़ करंट। बाकी जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया था आपको पहले भी। बाकी फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू क्या होती है, फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट। ठीक है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। ठीक है, मतलब पहले ये सेकंड वाला आएगा फ्यूजिंग करंट, बाकी करंट रेटिंग ऑफ करंट। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मिनिमम आपके फ्यूजिंग करंट है ये हमेशा ज़्यादा होती है आपकी रेटिंग ऑफ आपके फ्यूज़ से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का फंक्शन क्या है इन जनरेटर टर्मिनल इक्विपमेंट। जनरेटर टर्मिनल इक्विपमेंट पे हमारा इसका यूज़ क्या है, पहला मीटरिंग के काम आता है, सेकंड दिया आपको सिंक्रोनाइजिंग के काम आता है, थर्ड दिया आपको यूनिट प्रोटेक्शन के, और डी दिया आपका ट्रांजिएंट लिमिट ट्रांजिएंट वोल्टेज। तो देखिए हमारा ये यूज़ होता है आपका लिमिट करने के लिए ट्रांजिएंट वोल्टेज को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर वोल्टेज सर्ज क्या होता है, देखिए वोल्टेज सर्ज क्या होता है, हमारे अचानक से कुछ टाइम के लिए हमारे वोल्टेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है, तो हम उसको बोलते हैं वोल्टेज सर्ज। जैसे ये है, ये हमारी वोल्टेज आ रही थी, अचानक इसमें इतना वो आ गया, फिर उसके बाद ये नॉर्मल इस रेंज में आ गई। तो देखिए यहाँ पर जो इतना वो आपका वोल्टेज में इंक्रीज हुआ है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज सर्ज। ठीक है, तो ये आपका कुछ टाइम, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, कोई एक टाइम मान लेते हैं T1, इसी टाइम के लिए आपका आता है, ये कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये आपके सिस्टम को आपको यहाँ पर डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है आपका प्रोटेक्शन डिवाइस का जनरेटर के टर्मिनल में, क्यों कि ताकि आपका लिमिट करे ट्रांजिएंट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज अगर हाई हो जाएगी तो उसके कारण यहाँ पर आपकी जो आपके जनरेटर की जो आपकी वाइंडिंग है वो यहाँ पर बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिमिट करने के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग। लाइटनिंग से बचाने के लिए कौन सा मेथड नहीं है, अर्थिंग स्क्रीन, आपका ओवरहेड वायर, सर्किट ब्रेकर, और लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सर्किट ब्रेकर, क्योंकि सर्किट ब्रेकर हमारा क्या काम करता है, सर्किट ब्रेकर आगे हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूँ, ये हमारा एक है प्रोटेक्टिव डिवाइस। सर्किट ब्रेकर इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, बाकी ये क्या करता है, ये आपके कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक कर सकता है, इट मेक और ब्रेक द कॉन्टैक्ट। ठीक है, कब, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है तब हम इसको आपको मेक या ब्रेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट को। ठीक है, मैनुअली भी और रिमोटली भी। मैनुअली मतलब खुद जाके, या रिमोटली और फिर ऑटोमेटिक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिमोटली भी हम यहाँ पर वर्क करा सकते हैं। बाकी अगर हमारे इसमें फॉल्ट आया, फॉल्ट के टाइम में ये आपका ऑटोमेटिकली या रिमोटली आपका ब्रेक कर देता है आपको सिस्टम को। तो ये इसका एक एडवांटेज है आपका सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, तो हमारा सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो आपका सर्किट को मेक और ब्रेक कर सकता है नो लोड और लोड दोनों के टाइम पे। ठीक है, नो लोड की कंडीशन है या लोडेड कंडीशन है, उस टाइम पर आपका ये दोनों सर्किट को ब्रेक और आपका मेक कर सकता है। बाकी आपका लोड के टाइम में जब आपका फॉल्ट आता है, फॉल्ट के टाइम में ये आपका ऑटोमेटिकली भी सर्किट को ट्रिप कर सकता है।
बाकी इसमें क्या होता है, आपका रिले जैसे सिग्नल को सेंस करता है, रिले जब एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करेगा तो वो सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर में। देन सर्किट ब्रेकर उस सिग्नल को सेंस करके अपने आप के ट्रिपिंग कॉइल को ट्रिप करा देता है, जिसके कारण आगे का सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बाकी जो हमारी यहाँ पर दिया है आपकी इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग, देखिए हमारे लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कौन करते हैं। लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के हमारे पास 3 टाइप के मेथड हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा अर्थिंग स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमारे इक्विपमेंट होता है ना, इनके ऊपर हम लोग कॉपर के कंडक्टर लगाते हैं और उसको हमारे 2 ओर से हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी लाइटिंग पड़े तो पहले कॉपर वायर में जो उसके ऊपर, जैसे ये आपका टर्मिनल है, मतलब ये आपका कोई एक इक्विपमेंट है, इसके ऊपर हमने पूरा ऐसे कॉपर की सीडिंग कर रखी है, एक सीड के ऊपर लगा रखी है। ठीक है, कवच लगा रखा है ऐसे, और इसको हम लोग 2 ओर से क्या करते हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, और सीधे आपके से कोई भी लाइटनिंग आए तो वो आपका ग्राउंड में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये हमारा होता है आपका अर्थिंग स्क्रीन। बाकी हमारा आपका अगला दिया है ओवरहेड वायर लाइन। देखिए जैसे हमारी ओवरहेड वायर होती है, तो देखिए ये हमारे 3 वायर होती है, इसके जो हमारा चौथा वायर होता है ये सबसे पतला वायर, ये टॉप में चलता है, क्योंकि अगर कोई भी अगर लाइटनिंग आए तो सबसे पहले ये टॉप वाले वायर में चले और ये इसके थ्रू डायरेक्ट आपका ग्राउंड में कनेक्ट होता है। तो हमारे बाकी फेसों को बचाने के लिए हम लोग ओवरहेड वायर में ओवरहेड अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज डिवाइडर का यूज़ हम लोग करते हैं पावर स्टेशन पर, जहाँ पर आपका लाइटनिंग आती है। ठीक है, ये हमारे हॉर्न गैप वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर एलए हमारा जो आपका मेन और पहला आपका कंपोनेंट होता है किसी भी सब स्टेशन का, जो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कराता है। ठीक है, तो ये हमारी 3 स्कीम है लाइटनिंग को प्रोटेक्ट कराने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज इन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज का एक्सटर्नल कॉज क्या है? तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कॉज क्या होता है हमारे। कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज के कॉज क्या क्या हैं? तो कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक इंटरनल के कारण जो आता है, और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल जो होता है, इंटरनल के हम अंदर आता है हमारा स्विचिंग, जिसमें आपको स्विचिंग के कारण जो सर्ज आती है, स्विचिंग सर्ज। ठीक है, सेकंड आता है इसमें आपका आर्किंग ग्राउंड। थर्ड इसमें आता है आपका इंसुलेशन फेलियर। अगर इंसुलेशन फेलियर हो जाए इंसुलेशन फेल हो गया तब भी यहाँ पर आपका सर्ज आ जाती है। और फोर्थ है आपका रेजोनेंट के टाइम पर। ठीक है, ये बहुत रेयर होता है रेजोनेंट के टाइम पे। ठीक है, तो ये 4 हमारे आते हैं इंटरनल के अंदर। और हमारे जो आउटडोर या एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल के अंदर क्या आता है, सिर्फ इसके अंदर एक आता है, क्या वो आता है? लाइटनिंग। जो आकाशीय बिजली गिरती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपका ओवर वोल्टेज पावर सिस्टम में किसके कारण हो? एक्सटर्नल के कारण। एक्सटर्नल के कारण सिर्फ एक होता है आपका लाइटनिंग। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, लाइटनिंग। बाकी देखिए स्विचिंग सर्ज, रेजोनेंट और इंसुलेशन फेलियर ये आपके इंटरनल के इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।